जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अब हुआ और कठिन। रजिस्ट्रेशन लेना इतना कठिन क्यों बनाया जा रहा है, जबकि अभी तक आपने देखा कि जब जीएसटी लागू हुआ था तो बहुत आसानी से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल रहा था। विद इन 3 डेज आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल जाया करता था। लेकिन धीरे-धीरे आपने देखा कि उसमें कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए और उन रिस्ट्रिक्शंस के कारण अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना और कठिन होता चला गया। खास बात इसमें ये है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस इश्यू किए जा रहे हैं, उनसे अधिकारियों को और ज़्यादा पावर मिल जा रही है, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन लेना और कठिन होगा। क्योंकि अभी तक क्या था कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लगाए हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाया करता था। लेकिन अब आज की डेट में आप पाएँगे कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं, जिसके कारण वो अधिकारी उसके हिसाब से उसको देखेगा और उसको देखने के बाद आसानी से आपको रजिस्ट्रेशन तो वो देने वाला है नहीं। अब आइए देखते हैं कि वो रिस्ट्रिक्शन क्या हैं और उनका इम्पैक्ट हमारे ऊपर रजिस्ट्रेशन लेते समय क्या पड़ने वाला है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस इश्यूड किए हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन नंबर 03/2023 जीएसटी। ये इश्यू हुआ है 14 जून 2023 को। इश्यू करने का कारण क्या है? वो मैंने आपको बताया और अब समस्या क्या है? वो आपको बताने जा रहा हूँ। गाइडलाइंस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इन्होंने ये गाइडलाइन इशू कर दी कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। और इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो ये गाइडलाइन लेकर के क्यों आए हैं। सच फेक ऑब्लिक नॉन जेन्युइन रजिस्ट्रेशंस आर बीइंग यूज्ड टू फ्रॉडुलेंटली पास ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी फेक रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और उसके बाद फेक आईटीसी पास कर देते हैं और सरकार उनको पकड़ नहीं पाती। issuing invoices without any underlying supply of goods or services are both। यानी उनके द्वारा इनवाइस तो इशू किया जाता है, लेकिन कोई सप्लाई या सर्विस नहीं दी जाती है। तो इस तरह की जो समस्याएं आ रही हैं, उनके कारण सरकार को ये गाइडलाइन लाना। अब इन्होंने कुछ केसेस में पाया क्या? In some cases, identities of other person like PAN, Aadhaar, etc. have been misused without their knowledge to obtain GST registration. Forged documents such as forged electricity bills, property tax receipts, rent agreements, etc. are also being used as proof of principal place of business to obtain GST registration। यानी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते समय जो डॉक्यूमेंट्स हमें देने होते हैं, वो क्या करते हैं? फोर्स्ड दे देते हैं, गलत दे देते हैं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लेते हैं और रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के बाद बिल तो इशू करते हैं, लेकिन कोई सप्लाई या सर्विसेज नहीं देते। इसके अलावा फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ पैन एंड आधार नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब इन्होंने कहा कि क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन लेते समय पैन और आधार जो देते हैं वो तो सही होता है, कुछ लोग तो वही गलत देते हैं, कुछ लोग ये सही देते हैं। लेकिन सही देते हैं, लेकिन वो किसका देते हैं? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का देते हैं। जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर लोग हैं, उनके जीएसटी नंबर ले लेते हैं, पैन और आधार यूज कर लेते हैं और फिर उस पे करोड़ों करोड़ों की आईटीसी पास करते हैं और जब उसको चेक किया जाता है तो वो कहीं भी आपको मिल नहीं पाते और अगर मिलते हैं तो आप उनसे कुछ वसूल करने की स्थिति में नहीं होते। तो ये बताई इन्होंने अपनी सारी समस्याएं कि हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो ये तो हो गए कारण। अब निवारण क्या है? उसका इन्होंने बताया अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग गाइडलाइंस आर इश्यूड फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एट द एंड ऑफ टैक्स ऑफिसर्स इन ए यूनिफॉर्म मैनर। तो सभी अधिकारी एक ही तरह से एक्शन लें, एक तरह से उसको समझें और उसी तरह से फॉलो करें। इसके लिए ये इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए हैं। इसमें जो मेन चीजें हैं वही मैं केवल ले रहा हूँ, पूरा इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले भी आ चुकी हैं और पहले भी आप इसको देख चुके हैं, अभी तक रजिस्ट्रेशन कराते समय आप यूज भी कर चुके हैं। तो इसमें इन्होंने जो नया लिया द प्रॉपर ऑफिसर्स आर केयरफुली स्क्रूटनाइज द सेट डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर दैट द डॉक्यूमेंट्स आर लेजिबल, कंप्लीट एंड रेलेवेंट। Further, the details or information furnished by the applicant in the application should also be carefully examined by the proper officer to check completeness of the same।
to correct to correlate and cross verify the same with the uploaded documents and to check the authenticity of the applicant. यानी जो डॉक्यूमेंट्स उसके द्वारा दिए गए हैं उनको केयरफुली स्क्रूटनाइज करना है, उनको उनकी करेक्टनेस की जांच करनी है, उसके बाद ही उसको क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन अलाउ करना है। यानी डॉक्यूमेंट्स पे अब इन्होंने प्रॉपर ध्यान देना शुरू किया है, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स भी खड़ी होंगी। एक अच्छी बात है कि फॉल्स जो जीएसटी नंबर इशू होते थे वो नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो सही हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स तो सही हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ लिखी त्रुटियां हैं या जैसे एड्रेस लिखते हैं उनमें कुछ लाइट सा दिक्कत है, कुछ मतलब जो है स्पेलिंग मिस्टेक है, ऐसी चीजों में भी कई बार अधिकारी हरस करते हैं। तो मेरा ख्याल है जो ये गाइडलाइंस जारी की जाती है उसकी मंशा को समझा जाए, ना कि उसकी करेक्टनेस की जांच करते समय छोटी-छोटी चीजों में ऑब्जेक्शन लगाया जाए। जो कि देखने में आता है और कई बार मेरे पास भी बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि बहुत माइनर सा मिस्टेक है, जो कि स्पेलिंग मिस्टेक है या क जो एड्रेस लिखा गया है, उसमें कॉमा फुल स्टॉप का अंतर है, उनमें भी जो लगा देते हैं, ऑब्जेक्शन लगा देते हैं और रजिस्ट्रेशन कैंसल कर देते हैं। तो सरकार की ये मंशा बिल्कुल भी नहीं है। करेक्टनेस की जांच का मतलब है कि उसको आप करेक्टनेस की जांच करिए, पोर्टल पे जाइए, वेबसाइट पर जाइए और उसको देखिए कि वो एड्रेस वाक़ई में है या नहीं है, वो बिजली का बिल वाक़ई में है या नहीं है, ना कि उसमें छोटी-छोटी चीज़ों में ऑब्जेक्शन लगे। तो सरकार की मंशा ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको इस तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जो चीज़ इन्होंने कही वो कही कि जो रजिस्ट्रेशन होगा उसको 3 कैटेगरी में बाँटा जाएगा। 3 कैटेगरी क्या होंगी? हाई, मीडियम एंड लो रिस्क रेटिंग फॉर ईच एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन होगी उसकी 3 कैटेगरी बनाई जाएंगी, हाई, मीडियम एंड लो रिस्क। और क्या करेंगे, इसकी रिपोर्ट सीरीज होगी 400 ऑन डीडीएम पोर्टल ऑन रेगुलर बेसिस पे अपडेट की जाएगी और रिपोर्ट सीरीज 400 डीडीएम पोर्टल पर अवेलेबल रहेगी। रिस्क रेटिंग मेड अवेलेबल बाय द डीजीएआरएम। इसके बाद जो मेन खास पैरा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 5.4 द प्रॉपर ऑफिसर में आल्सो चेक एज टू वेदर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड ऑन द सेम पैन। तो इसके इन्होंने डिटेल्स दिए हैं, मैं उनको सीधे सीधे उसी पर आता हूँ। वो क्या है, वेयर एनी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड ऑन द पैन ऑफ द एप्लीकेंट हैज बीन कैंसल्ड प्रीवियसली। अगर उस पैन पे कभी रजिस्ट्रेशन पहले कैंसिल हुआ है, वेयर एनी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन्ड ऑन द पैन ऑफ द एप्लीकेंट इज सस्पेंडेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ए न्यू एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर नए रजिस्ट्रेशन में सस्पेंड हुआ है, where any application for registration on the PAN of the applicant has been rejected, and whether the place of business of the applicant appears to be risky based on the local risk parameters। तो अगर लोकल रिस्क पैरामीटर्स पे वो सस्पेक्टेड है, रिस्की है, उनको ध्यान से उनको देखना है और उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है। दूसरा, अगर उस पैन पे उसका कभी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, सस्पेंड हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, इनको भी ध्यान उनको रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी बड़ा रेलेवेंट है, वेदर द प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस प्राइमा फेसाई appeared to be suspicious, public doubtful on the basis of scrutiny of the application and the documents। तो अगर वो जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो सस्पिशियस है, डाउटफुल है, तो उस एप्लीकेशन की स्क्रूटनी की जाए, उस एड्रेस के डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी की जाए, उसके बाद ही जारी किया जाए। तो ये हैं इनके रिस्क पैरामीटर्स। इसके बाद अगर कोई क्लेरिफिकेशन मांगना है इसके संबंध में तो इनको क्या करना है, फॉर्म जीएसटीआरईजे 03 में उसको नोटिस इशू करना है और वो प्रेस्क्राइब लिमिट के अंदर का। इसके बाद जो बेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें उसकी चर्चा कर लेते हैं। ये है 7 नंबर, फर्दर वेयर एवर द रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड ऑन डीम्ड अप्रूवल बेसिस और वेयर रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन केस कवर्ड अंडर द पैरामीटर्स रेफर्ड इन पैरा 5.4। तो पैरा 5.4 ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एज वेल इन केस वेयर हाई रिस्क रेटिंग हैज बीन असाइंड टू एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एआरएन एंड डीजीएआरएम रिपोर्ट सीरीज 400, ये भी ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एंड वेयर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस वाज नॉट कंडक्टेड बिफोर ग्रांट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन।
अब यहां से आपको ध्यान देना है कि अगर फिजिकल वेरिफिकेशन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का नहीं हुआ है तो क्या करना है? द सीपीसी ऑफिसर शैल कम्युनिकेट द डिटेल्स ऑफ सच केसेस टू द कंसर्न jurisdictional commissionerate immediately after registration, and physical verification of the place of business shall be conducted by the concerned commissionerate within 15 days. तो जहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है वहां पर ये कंडीशन लागू रहेगी इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 25 of CGST रूल 2017. Besides, the concerned commissionerate may get such physical verification of the place of business got conducted in other case also. मतलब उनको अगर फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत किसी भी केस में पड़ती है तो वो कर सकते हैं वेयर एवर रिक्वायर्ड based inter alia on various risk parameters and risk rating as per tools available in ADVAIT/BIFA or as per reports provided by DGARM. तो ये टूल्स का वो इस्तेमाल करेंगे, वहां पर देखेंगे कि अगर इस तरह की कोई पैरामीटर्स हैं, अगर रिस्क आ रहा है तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन पहले किया जाएगा. Authenticity of such registration where the registered person is found to be non-existent or facious subsequent remedial actions may be taken without any delay. तो उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, कोई भी डिले नहीं किया जाएगा, जिससे कि गलत रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के कारण वो गलत आईटीसी क्लेम ना कर सकें. तो इस तरीके से इनको नए इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए हैं जिनका हमारे ऊपर कुछ अच्छा प्रभाव और कुछ बुरा प्रभाव पड़ने वाला है. इसलिए जब भी हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें तो इन चीजों को ध्यान में रख करके ही करें. थैंक यू.